आज तक हम जहां पहुंचे हैं तो पाकिस्तान की कोशिशें ही हैं जो रंग ले आई हैं। डिप्लोमेसी प्रोसेस का नाम है। हमने इस्लामाबाद में देखा था कि इसी डिप्लोमेटिक प्रोसेस का पहला मरहला था। उसके बाद वो मरहला चलता रहा, बहुत सी उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स आए, तो बहुत सी रुकावटें थी, हटाई गई, नए रास्ते देखे गए, नए रास्ते बनाए गए। चलते चलते फिर आज जो है वो दोबारा उसी के कड़ी के सिलसिले में दोबारा इकट्ठे हो लोग वहाँ पे जेडी वैंस मौजूद हैं जो कल कह रहे थे कि मैं नहीं जा रहा। कि आज सब लोग बैठकर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो एक बहुत ही एम्बिगुअस लैंग्वेज में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा गया था, उसकी कौन सी क्लॉजेस को कहाँ बैठकर किसने किस तरह से डिस्कस करना है, कौन सी प्रायोरिटी पे रखनी है, किनको फौरन किन पे बात शुरू करनी, किनको हम बैक बर्नर पे रख सकते हैं। कुछ जो है वो तो डेफिनेटली मेरी अंडरस्टैंडिंग में 60 दिन से आगे जाएंगे। ईरान पे सैंक्शंस मरहलावार उठानी है। एनर्जी ऑयल की सैंक्शंस जो है वो तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है हटा दी गई हैं। फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके ईरान को पैसे जो है वो देने का अमल भी शुरू किया जा चुका है। न्यूक्लियर निगोसिएशंस जो है अगर होंगी तो वो थोड़ी सी देर से होंगी। लेबनान का मसला एक बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है वो बीच में आ रहा है, किस तरीके से इसराइल को रेन डाउन करना है वो भी होगा। बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उनके भी आगे से सब पॉइंट्स बनाकर कुछ को फौरन हल किया जाएगा, कुछ के लिए बहुत टाइम लगेगा और कुछ ऐसे हैं जिनसे 60 दिन से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दुनिया जो है वो ना सिर्फ ये कि तीसरी जंग अजीम से बच गई है, ईरान ने अपनी हिकमत अमली से ट्रंप को एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि उसका हर डिसीजन जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा कि क्या वो अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल फर्स्ट है। इतना तो ईरान ने कर दिया। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो काबिल नफरत इस वक्त एक एंटिटी है। उसका हर एक्शन जो है उसकी इस नफरत में मजीद इजाफा करे। जीत तो ईरान की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप आंखें बंद करके भी उस मुआहदे को या एमओयू को पढ़ लें। चालाक तो हम हैं, सर्वाइव तो करना जानते हैं। ड्राफ्ट के अंदर भी मुझे पाकिस्तान की हल्की सी स्मेल आती है, बहुत वेग और बहुत एम्बिगुअस लिखा गया है वो 14 पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज से स्विट्ज़रलैंड में होने जा रहे हैं। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। मैं अमरीकी और ईरानी वफ्द की बात करूं, वो भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। आज मुज़ाकरात का पहला दौर था। मुज़ाकरात 60 रोज़ तक जारी रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि पाकिस्तान की काविशें आखिर रंग ले आएंगी और दोनों ममालिक के दरमियान अब मुज़ाकरात बाकायदा दौर शुरू होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो रंग ले आएं? अब जो सूरत हाल है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए अभी तक आज तक हम जहां पहुंचे हैं तो पाकिस्तान की कोशिशें ही हैं जो रंग ले आई हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगी कि डिप्लोमेसी प्रोसेस का नाम है। इसमें इवेंट्स जो हैं वो सीरीज में चलते हैं। अगर हम उस प्रोसेस के हर एक पिट स्टॉप को, हर एक जो है वो जंक्चर को एज एन इवेंट जो है वो ट्रीट करने लग गए तो या तो हम थक जाएंगे या फिर हम इस सफर में बहुत जल्दी बहुत उजलत में किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस्लामाबाद में देखा था कि इसी डिप्लोमेटिक प्रोसेस का पहला मरहला था। उसके बाद वो मरहला चलता रहा, बहुत सी उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स आए, तो बहुत सी रुकावटें थी, हटाई गई, नए रास्ते देखे गए, नए रास्ते बनाए गए। और चलते चलते फिर आज जो है वो दोबारा उसी के कड़ी के सिलसिले में दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं लोग। कल तक जेडी वैंस का कहना था कि वो नहीं जा रहे बिकॉज इट इज अ वेरी डेलिकेट डांस एंड आई हैव नथिंग टू डू देयर, आई एम नॉट अ डिप्लोमेट। तो वो जो जेरेड और साथ में विटकॉफ वहां जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की ही मसालियती कोशिशें हैं, क्योंकि ईरान की हमेशा से ये बड़ा फर्म बिलीव रहा है कि हम चूंकि पुरानी निगोसिएशन जेरेड कुशनर और विटकॉफ से करते रहे हैं जो बेनतीजा रही हैं, तो इस दफा हमें कोई ऑफिस होल्डर एटलीस्ट अपना जो है वो सामने बैठा हुआ चाहिए। ये दोनों एक दामाद है, एक दोस्त है, मगर ये मतलब हरगिज नहीं है कि इनके पास ना तो कोई पॉलिटिकल सीट है, ना ये पॉलिटिशियंस हैं, ना ये डिप्लोमेट्स हैं, तो ये बात को इस तरह से संभाल नहीं सकते हैं। तो आपने देखा कि आज वहां पे जेडी वैंस मौजूद हैं जो कल कह रहे थे कि मैं नहीं जा रहा। तो ये जो साथ साथ चीजें बदलती हैं, चीजें हो रही होती हैं, मगर उसके बावजूद आज की जो सिटिंग्स हो रही हैं, साइड लाइन पे मीटिंग्स चल रही हैं, उनमें से भी हमें किसी बहुत बड़े जो है वो
रिप्रोचमेंट या देतौंत की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आज सब लोग बैठकर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो एक बहुत ही एम्बिगुअस लैंग्वेज में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा गया था, उसकी कौन सी क्लॉजेस को कहाँ बैठकर किसने किस तरह से डिस्कस करना है, कौन सी प्रायोरिटी पे रखनी है, किनको फौरन फौरन किन पे बात शुरू करनी, किनको हम बैक बर्नर पे रख सकते हैं। तो वो जो लाहे अमल और फ्रेमवर्क है वो वहां पे तैयार हो रहा है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पे है, प्राइम मिनिस्टर जो है, तो हम वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और ब्रिजिंग में दोनों पार्टीज के दरमियान जो आइस ब्रेकिंग है उसमें बहुत ज्यादा वहां पे हेल्प कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जो इनकी सिटिंग्स हो जो कि मल्टीपल होनी है, उसमें इनको हर दफा ये जरूरत महसूस ना हो कि कौन सी पार्टी जो है वो दूसरे के साथ जो है कहीं कोई हाथ तो नहीं कर रही है, और पाकिस्तान हर वक्त वहां पे मौजूद ही रहे। तो पाकिस्तान को और भी बहुत से काम है करने के लिए, तो वो आइस ब्रेकिंग का काम भी जो है आज वहां पे हो रहा हो। डॉक्टर साहिबा, सारी सूरत हाल आपके सामने है, क्या लगता है ये मुज़ाकरात 60 दिन से आगे जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं या उससे पहले ही मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाएंगे? इसमें से कुछ जो है वो तो डेफिनेटली मेरी अंडरस्टैंडिंग में 60 दिन से आगे जाएंगे, लेकिन जो ईरान पे सैंक्शंस मरहलावार उठानी है, जिसमें एनर्जी ऑयल और ऑयल की सैंक्शंस जो हैं वो तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है हटा दी गई हैं। तो इस तरह से सैंक्शन हटाना, फिर उसके बाद जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके ईरान को पैसे जो है वो देने का अमल भी शुरू किया जा चुका है। न्यूक्लियर निगोसिएशंस जो हैं अगर होंगी तो वो थोड़ी सी देर से होंगी। लेबनान का मसला एक बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है वो बीच में आ रहा है, और किस तरीके से इसराइल को रेन डाउन करना है वो भी होगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब जो मैं देना चाह रही थी वो ये कि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उनके भी आगे से सब पॉइंट्स बनाकर कुछ को फौरन फौरन हल किया जाएगा, कुछ के लिए बहुत टाइम लगेगा, और कुछ ऐसे हैं जिनसे 60 दिन से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दुनिया जो है वो ना सिर्फ ये कि तीसरी जंग अजीम से बच गई है, क्योंकि ट्रम्प को जब ये बताया गया उनकी टीम की तरफ से कि उनके जो एनर्जी के रिजर्व्स हैं वो अब क्रिटिकल लाइन को टच करने लगे हैं, और वो जो इस जंग के दौरान अपनी मुल्क की इकोनॉमी को सुपरफिशियली और झूठे तरीके से स्टेबल किए हुए थे, अपने ही क्रिटिकल रिजर्व को यूज करते हुए वो अब क्रिटिकल लाइन को छूने लगे हैं, और इससे आगे हम एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी सलामती को खतरा है। तो फिर जब पूरी दुनिया को उन्होंने देखा कि वो किस तरह से जो एक इकोनॉमी है वो बिल्कुल इस तरह से कलेप्स करेगी कि उसको उसका उठना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो नॉट आउट ऑफ गुड हार्ट और काइंडनेस जो है, फिर उनने सोचा कि जी इस मसले का कोई हल निकालते हैं। साथ में उन्होंने चाइना को बहुत ज्यादा आंखें दिखाने की कोशिश की, कोई डिफरेंट, आपको याद होगा टैरिफ के जमाने से डिफरेंट कार्ड्स वो यूज कर रहे हैं। उन्होंने उस पे कार्ड यूज किया, तुम्हें एलपीजी जो है वो नहीं देंगे, उन्होंने एलपीजी जो है वो रशिया से मंगवानी शुरू कर दी। इथेन नहीं देंगे, उन्होंने मीथेन किसी और कंट्री से मंगवाना शुरू कर दिया। अ, जहां भी उनको हल्की फुल्की तड़ियां लगाने की कोशिश की, तो अब ट्रम्प को ये समझ आ गया था। मेरा इतना बात को जो है वो डिफरेंट एंगल से करने का मतलब ये था कि ट्रम्प को ये समझ आ गया था कि ग्लोबल साउथ में भले चाइना हो या ईरान हो, काइनेटिक इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये मेरी गुंडागर्दी से बुलिंग से डर नहीं रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं। मैंने हर बार आजमा के देख लिया है। अब मेरी अपनी तबाही से मुझे बचने के लिए वापस मुड़ना ही मुड़ना है। इसी वजह से उन्होंने अपनी जो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है उसका नाम अपनी वेबसाइट पे चेंज करके यूएस पैसिफिक कमांड दोबारा से कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, एक बड़ा अहम सवाल है कि इसराइल ने बड़ी जो है वो रुकावटें पैदा करने की कोशिश की कि मुज़ाकरात ना हो सकें, तो खित्ते में अमन के लिए कितना ज़रूरी था इनका मुज़ाकरात, और इन मुज़ाकरात के बाद आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इसराइल का जो बॉन्ड है वो आपको अब वो टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं बहुत कॉशियस हूँ ये बात करने में। मेरी ख्वाहिश जरूर है ये बॉन्ड टूट जाए, पर इस बॉन्ड को आपकी ख्वाहिश टूटते नहीं हुए डॉक्टर भी साहब, उसका ये कोई कह लें कि लॉजिकल पूरी तरीका। दुनिया की ख्वाहिश है कि ये बॉन्ड जो है अमेरिका का और इसराइल का अब टूटना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें इसकी कोई लॉजिकल मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ईरान ने अपनी हिकमत अमली से ट्रम्प को एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि उसका हर डिसीजन जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा कि क्या वो अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल फर्स्ट है। इतना तो ईरान ने कर दिया है। वो ऑप्टिकली बताएगा उनका हर डिसीजन कि क्या वो अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल फर्स्ट है।
इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो काबिल नफरत इस वक्त एक एंटिटी है। उसका हर एक्शन जो है उसकी इस नफरत में मजीद इजाफा करे। वो जो नॉर्मलाइजेशन, इब्राहिम अकॉर्ड, वो सब कुछ तो ये बिल्कुल भूल जाएं। अब सिर्फ बात ये है, और जो चाइनीज थिंक टैंक और चाइनीज डायस्पोरा में खास तौर पे बात हो रही है, जो कि मेरे कनेक्शन में भी है, कि चाइना जो है वो कोई 1967 के बॉर्डर पे फलस्तीन के मसले का कोई हतमी हल सोच रहा है, लेकिन चाइना तब तक बात में बाहर नहीं बिल्ली थैले से निकालता जब तक कि 100% चीजें उसकी कंट्रोल में ना हो। लेकिन ये जो इसराइल वाली लिंचपिन है, ये हमें ये वूड जो है, ये जख्म जो है, ये रिश्ता ही रहेगा। गजा के बच्चे मर रहे हैं, मरते और फ्यूचर में भी हम उसके लिए कोई आसरा देख नहीं रहे हैं। लेबनान के अंदर भी नहीते लोगों का जो है वो कत्लेआम हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रम्प जो है इनको रेन डाउन करते हैं? ये नहीं, अगेन मुसलमानों से और ईरानियों से और सबसे इनको बहुत नफरत है। इनकी वाइट सुप्रीमेसी इजाजत ही नहीं देती कि हमसे हमदर्दी करें। ये अपने से हमदर्दी करते हुए क्या, नेतन्याहू के बाद अगर नफ्ताली बेनेट वहां पे आते हैं जो कि अभी कह रहे हैं कि मैं ईरान को कह रहा हूँ कि अगर मैं इलेक्शन जीत के आया तो मैं तुम लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन जाऊंगा। तो आप, ये सारे ही एक जैसे हैं। अब अगर नेतन्याहू को अगर ये कंट्रोल करते हैं तो नफ्ताली बेनेट नहीं कंट्रोल होगा, फिर उनका जो स्मोट्रिच और बेन गुवेर जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे। तो वहां पे तो एक जेनोसाइडल मैनिएक्स zombies इकट्ठे हो गए हुए हैं। उन zombies को उस लैब से निकाल कर रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। वो बीमार लोग हैं, उनको मदद की जरूरत है, उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है, वरना वो दुनिया पे तबाही मचाते रहेंगे। तो क्या ट्रम्प अपनी डोनर क्लास को नाराज करते हुए ये सब बातें वॉमिट कर देंगे जो थोड़ी थोड़ी उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं, कि एक दहशतगर्द पकड़ने के लिए 10 मंजिला इमारत पे बम्बार्डमेंट जरूरी नहीं होती? आहिस्ता आहिस्ता जो बातें ये स्पील आउट कर रहे हैं, क्या इससे आगे भी करनी शुरू कर देंगे कि ये इंसान नहीं है, ये जानवर हैं और इनको किसी पिंजरे में बंद करना है? तो ये बहुत दूर की मुझे चीज नजर आती है, क्योंकि इसराइल की जब हम बात करते हैं तो हम सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स की बात कर रहे हैं, हम रॉथ चाइल्ड की 5 बैंकर फैमिलीज की बात कर रहे हैं, हम उन दौलतमंद लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इसराइल नहीं अपना बच्चा बना के बैठे हुए, वो पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रम्प उनके सामने खड़ा होने के बारे में, इसराइल को चैलेंज करके कैसे सरवाइव करने वाले हैं, उसमें अमरीकी आम बंदे का बहुत बड़ा रोल है। उनको एक रेवोल्यूशन के तौर पे खड़े हो जाना चाहिए कि हम हर उस पॉलिटिशियन के साथ हैं जो ये कहता है कि वो एपेक से अपना नाता तोड़ रहा है। तो तब शायद ये इनकी लेगेसी बच जाए, वरना बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डिप्लोमेसी प्रोसेस है, और हमारे मीडिया पे भी इसको प्रोसेस के तौर पे लेना चाहिए। आज पूरा दिन, जी क्या जी। जरूरत है इसको, इस पे सारा दिन जो है वो ट्रांसमिशंस करने की? इट्स एन इवेंट, और इस मल्टीपल इवेंट्स और आएंगे। पर ये कि जाहिर है ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में, हम कोई पॉलिसी तो नहीं बना रहे होते। बट चीजों को इतना हाइपर करना, फिर उसके बाद इनको टोन डाउन करना मुश्किल हो जाता है। एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हमारी बेशुमार कोशिश है। अब उसका दूसरा मरहला है, आज भी बैठकर सिर्फ लोगों ने खैर सगाली के तौर पे चंद बयान देने हैं, कुछ इमीडिएट चीजों पे डिसीजन लेने हैं, सच एज सैंक्शंस जो है ऑयल पे हटानी ही हटानी है, वरना अमेरिका नहीं बचेगा, यूरोप नहीं बचेगा। उनके अपने लालच के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा तेल चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से कितना कार्गो जा सकता है, ये चंद इंपॉर्टेंट बातें करते हुए उन्होंने ये लाहेमल तय करना है कि अब आगे कब मिलना है और कहाँ मिलना है। तो I don't think we need an like a full day live transmission for that. But anyways, डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। बड़ा एक अहम ही सवाल है कि दोनों ममालिक ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि जीत हमारी हुई है, ईरान की बात करें तो वो कह रहे हैं जीत हमारी हुई है। तो ये जो मुआहिदा हुआ है इसमें जो नुकात सामने आए हैं वो आपने भी पढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि नुकात ज़्यादा किस मुल्क के हक में है, तो जीत किसकी हुई है? जीत तो ईरान की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप आंखें बंद करके भी उस मुआहदे को या एमओयू को पढ़ लें। लेकिन क्योंकि इसके अंदर आप ये माइनस मत किया करें कि पाकिस्तान शामिल था, और हमारी स्ट्रीट विजडम, हमारी सिविक सेंस, चालाक तो हम हैं, इसमें तो कोई, हम सरवाइव तो करना जानते हैं। तो मुझे लगता है उसके ड्राफ्ट के अंदर भी मुझे पाकिस्तान की हल्की सी स्मेल आती है। बहुत वेग और बहुत एम्बिगुअस लिखा गया है वो 14 पॉइंट।
तो दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर सकती हैं। शायद हमने आपके प्रोग्राम में ही जिक्र किया था कि फ्रोजन एसेट्स जो हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रोजन एसेट्स जो हैं, ईरान के फ्रोजन एसेट्स ईरान को हवाले किए जाएंगे। ये नहीं लिखा कौन हवाले करेगा। तो ट्रंप तो आज तक ये कह रहे हैं कि मैं 1 रुपया नहीं दे रहा, जेडी वैंस कह रहे हैं मैं 1 रुपया नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने बीच में पड़ के एक थर्ड पार्टी मैकेनिज्म बनवा दिया, उनके पैसे भी मिल जाएंगे और ट्रंप भी कहता रहेगा। तो ये सारी चीजें वन बाय वन हर पॉइंट ऐसा है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो ये कह सकती हैं हम जी वहां से जीत के आगे। कल तो खैर ट्रंप इतनी अजीब सी बेलाकोस्ट और बिजार बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जेसीपीओए जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये डील बहुत अच्छी है क्योंकि हमने आयतुल्ला को मार दिया, फिर हमने दूसरा आयतुल्ला मार दिया, फिर हमने जनरल सुलेमानी को भी मार दिया। तो इतने बंदे हमने मार दिए, क्या जेसीपीओ के साथ इतने बंदे मारे गए थे? वी हैव किल्ड सो मेनी पीपल, वी हैव किल्ड आयतुल्ला। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि इस पे हंसना है या रोना है। तो ये वो लोग हैं जो अपने ही ह्यूब्रिस के अंदर अब उस नेमेसिस का शिकार हैं। ये अपना तमाशा खुद बना रहे हैं। इनकी आने वाली नस्लें देखेंगी कि ये स्क्रीन पे बैठ के कहा करते थे कि वी आर प्राउड दैट वी हैव किल्ड समबडी एंड वी हैव assassinated a leader, a religious leader of a country, and we are so proud about that, and we have killed a general and we are so proud, and that's our pride। तो ये जवाब देंगे या ये अपने खड्डों में खुद घुस रहे हैं? और कुछ कंट्रीज जो हैं वो उसको थोड़ा स्विफ्ट करके पतली गली से निकल भी जाते हैं और उसमें मौजूद भी हैं, और उनके पास बहरहाल इस बात की ताकत भी है, इंटेलिजेंस भी है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को रोकने के लिए, कौन क्या कर रहा है, स्पॉयलर्स पे नजर रखने के लिए। तो पूरी इंटेलिजेंस हमारी जो है वो काम कर रही है। सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है इस तरह से कि तमाम मिनिस्टर वही बयान जो है वो एक बंदा जो है वो दूसरा भी उसका एक ही लेवल पे हैं और एक मशीन के डिफरेंट पुर्जों की तरह काम कर रहे हैं। अगर मोहसिन नकवी एक काम पे हैं, दूसरे दूसरे पे, तीसरे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको चलते हुए यकीनन किसी नतीजे पे वो पहुंचा ले। बेशक ये एक तवील जंग के बाद पाकिस्तान की काविशों से ही दोनों ममालिक के दरमियान अब मुआहिदा होने जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड के मकाम पर पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा मौजूद थी। तफसीली गुफ्तगू रही, अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।